बेटा परेशान ना होइए, आज के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए मैं, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एक कण 10 मीटर पूर्व की ओर और फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो आपको बताना है बेटा कि इसका विस्थापन क्या होगा। आपको बताना है इसका विस्थापन क्या होगा। चलिए, कभी भी अगर दिशा से रिलेटेड कोई भी चीज हमें बतानी होती है तो सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच लो। ऊपर जो होता है वो हमेशा नॉर्थ को दिखाते हैं, नीचे की डायरेक्शन में हमेशा साउथ को दिखाते हैं, राइट साइड में जो होगा उधर हमेशा आप दिखाओगे ईस्ट को, और लेफ्ट में आप दिखाओगे वेस्ट को। हमेशा इसी तरह से कॉपी में आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 10 मीटर पूर्व की ओर गए हैं। पहले 10 मीटर किधर गए हैं, पहले का जो 10 मीटर है वो पूर्व गए हैं, पूर्व मतलब ईस्ट। तो 10 मीटर बेटा इधर चलते हैं हम, यहाँ से शुरुआत करते हैं, 10 मीटर यहाँ पहुंच गए हम, है ना। अब 10 मीटर पूर्व गए और वापस जब यहाँ पे पहुंच गए तो वापस पश्चिम की ओर आते हैं 10 मीटर। तो वापस जब यहाँ से 10 मीटर पश्चिम की ओर आओगे तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, इसी पॉइंट पे तो थे। यानी आप इस पॉइंट से पहले यहाँ गए और वापस यहीं आ गए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ विस्थापन कितना हुआ, कितना विस्थापन होगा, 0, 0, नील बट्टा सन्नाटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर है लेकिन वेग बदल रहा है तो गति कैसी होगी। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु की चाल स्थिर है, चाल को क्या कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया, वेग को बदला जा रहा है ना। चाल को स्थिर किया है लेकिन वेग को बदला जा रहा है, तो गति कैसी होगी। क्या वो गति समान रेखीय गति होगी, क्या वो गति असमान गति होगी, क्या वो गति वृत्तीय गति होगी, क्या वो गति विराम गति होगी। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट हम समझ लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भाई स्पीड का मतलब होता है चाल, स्पीड मतलब चाल होता है, और वेलोसिटी मतलब वेग होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या अंतर है कि भैया इसको चाहिए दिशा और इसको दिशा नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये है स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि, और ये है वेक्टर, ये है भैया सदिश राशि। तो कह रहा है कि चाल जो है वो स्थिर है, तो ठीक है कोई बात नहीं। वेग बदल रहा है, इसका मतलब सिर्फ दिशा बदल रही है, और अगर दिशा बदल रही है तो क्या समान रेखीय गति होगा। रेखीय गति में दिशा नहीं बदलती है, और समान गति में अभी होल्ड रखते हैं इसको, वृत्तीय गति में भी दिशा बदलती है लेकिन वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, मतलब स्पीड चेंज हो जाता है, विराम हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा, असमान गति। क्या होगा बच्चे, असमान गति। जब चाल स्थिर हो लेकिन वेग बदल रहा हो तो असमान गति होती है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, वेग क्या हो रहा है, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने ये टॉपिक। किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो त्वरण कैसा होगा। इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर हो जाएगा, अगर समय के साथ वेग बदलता है तो त्वरण कम होता है, तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मैंने लिखवाया था जस्ट अभी, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दूरी समय ग्राफ वक्र है तो गति कैसी है। चलो जरा देख लेते हैं। दूरी का और समय का ग्राफ है ना। मान लो अगर आप इसमें समय को दिखा रहे हो, यहां पर आप समय दिखा रहे हो, ठीक है, और इस पे आप दिखा रहे हो डिस्टेंस को, इस पे आप दिखा रहे हो दूरी को, है ना। इसमें आप दूरी दिखा रहे हो, डिस्टेंस दिखा रहे हो, ठीक। तो कह रहा है कि गति कैसी होगी, ये हमें बताना है। कैसा है, वक्र है, वक्र में या तो ऐसे होगा, है ना, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक। तो ये क्या है, अगर आप देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ समय है ना, आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये दूरी इतना कवर कर लिया, और जैसे यहाँ पर हम जा रहे हैं तो ये दूरी होगी, समझे। और आगे थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे देखो समय बहुत ज्यादा है और दूरी कम है, समझ में आ गया। तो बढ़ तो रहा है लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, मतलब पहले थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कम बढ़ रहा है, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। इस ग्राफ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे देखो, पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर आगे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरह का भी तो हो सकता है, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है। तो वक्र इसी तरह से होता है, सीधी लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या वो समान गति कर सकता है, नहीं कर सकता। विरामावस्था की बात ही नहीं, क्योंकि वो गति तो कर रहा है, ठीक है। स्थिर वेग भी नहीं हो सकता क्योंकि बदल रहा है वक्र में। स्थिर की बात तभी हो सकती है जब लाइन बिल्कुल सीधी हो, अभी बात करेंगे आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या है, असमान गति कर रहा है, क्या कर रहा है, असमान गति कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर चेक करते रहना, कितने आंसर सही बता रहे हो, कितने आंसर गलत बता रहे हो, ठीक है, चेक करना। एक वस्तु 5 सेकंड में 20 मीटर और अगले 5 सेकंड में 30 मीटर चलती है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। मैथ में भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है औसत चाल, तो बेटा औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी
बटे कुल समय क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो टोटल दूरी कितनी है, तो पहले 20 मीटर कवर किया जा रहा है, फिर बाद में 30 मीटर कवर किया जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 मीटर, है ना। और उसके बाद पहले वाले में 5 सेकंड और फिर बाद वाले में भी 5 सेकंड, तो टोटल 10 सेकंड लग रहे हैं, है ना। तो 10 से इसको काट दो, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। आंसर बी, सिंपल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि प्रारंभिक वेग, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, ए का मतलब त्वरण और टी का मतलब समय, अगर ये सारी वैल्यू है तो फिर आपसे पूछ रहा है कि वेग क्या होगा। तो पहला नियम अभी सूत्र लिखा था मैंने, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। अब v का मान निकालना है, u का मान 0 दिया है, a का मान कितना है 2, a का मान कितना दिया है 2 है, और t का मान 5 सेकंड है, तो v बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा बी नंबर आपका आंसर। समझ में आया, कोई समस्या किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो दूरी क्या होगी? क्या है, वस्तु का विस्थापन 0 है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विस्थापन 0 है तो दो तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि यहां से कोई वस्तु गई और यहां पे आ गई वापस, है ना, तो ये भी इस पॉइंट पे ये क्या है विस्थापन है इस पॉइंट पे, लेकिन इसने कुछ ना कुछ दूरी तय किया है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो यहीं पे है, इसी स्थान पर है ना। तो विस्थापन अगर मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है, मैं कहीं नहीं हिला, तो भी विस्थापन 0 है, समझ में क्या। और इस स्थिति में क्या होगा, दूरी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं यहां से हिला ही नहीं हूं, समझ में क्या। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, दूरी 0 भी हो सकता है और अधिक तो होगा ही होगा, समझ में क्या। दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होता है, ध्यान रखना, लेकिन 0 भी हो सकता है अगर मैं डिस्टेंस ही ना कवर करूं तो आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आया, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होता है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर मान लो इस पे हम वेग को दिखा दें, ये वेग है, वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है। और इस लाइन में हम दिखा दें, इस लाइन पे हम दिखा दें, अब ध्यान रखना इस पे क्या है समय, ये क्या है टी, टाइम है, ठीक है। ये वेलोसिटी और ये टाइम। अच्छा मुझे बताओ, अभी मैंने बताया अगर डेल्टा वी और डेल्टा टी की बात कर ले, या फिर सीधा वी अपॉन टी कर दो, तो वो क्या होगा, त्वरण ही तो होगा। किसको दिखाएगा, त्वरण को दिखाएगा। अब हमसे कह रहा है कि भाई देखो इसमें क्या हो रहा है कि समान त्वरण है, त्वरण बदल ही नहीं रहा है, तो त्वरण बेटा एक ही शर्त पे नहीं बदलेगा, अगर वो बिल्कुल 45 डिग्री पे ऐसे ही जाएगा, समझे। यहां से भी डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, ये देखो 0, इसको मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, इसको मान लेते हैं 2 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, 8 मान लो, है ना। तो ये डिस्टेंस देखो, ये समझे, यानी इक्वल, रेशियो बिल्कुल इक्वल आएगा, त्वरण समान आएगा, तो वो एक सरल रेखा को बनाता है। हमें इससे मतलब है, किससे मतलब है, इससे। ये क्या है, एक सरल रेखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरण को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, त्वरण को, ठीक है। और इसमें देखो त्वरण कैसा है, सीधी रेखा, समझ में आ गया। तो आपको ये बनाना नहीं, आपको बस समझना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है। वेग और समय किसकी बात हो रही है, वेग और समय की बात हो रही है। आपको पता है कि वेग और समय से रिलेटेड कौन सा सूत्र होता है, वेग बटे समय। अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या होता है त्वरण, क्या होता है बच्चे, त्वरण। वेग और समय का ग्राफ का क्षेत्रफल। अच्छा एक सेकेंड रुक जाना, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अगर पूछे कि वेग और समय का ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, तब हमारा आंसर त्वरण होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसको दिखाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हमेशा दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। किसको, दूरी या विस्थापन को, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, दूरी अथवा विस्थापन को प्रदर्शित करेगा, आंसर ये होगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए, ठीक। चलिए, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के नीचे हो तो क्या दर्शाएगा, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं इस तरह से एक लाइन बनाता हूं और इस तरह से ऐसे, इसको मैं दिखा देता हूं समय, यानी कि टी, ये क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी सेकेंड, है ना। लेकिन इस बार क्या है, ये ऊपर ना होके, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये ऊपर नहीं है। अच्छा एक ऐसा समझ लो, ये मान लेते हैं अक्ष है, क्या है, एक्सिस तो पढ़े ही हो, एक्स वाई, एक्स और वाई जेड ये सब पढ़े हो, यानी एक्स एक्सिस और एक्स डैश ये वाला है, ये वाई और ये वाई डैश। आपको पता है जब एक्स डैश और वाई डैश की तरफ जाया जाता है तो वो ऋणात्मक को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, इसको ऊ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हम जनरली क्या करते हैं, वेग को ऊपर की तरफ प्रदर्शित करेंगे ऐसे,
ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जब वेग और समय का ग्राफ बनाओ तो इस बार अक्ष के नीचे दिखाना है, तो अक्ष मतलब हम इसको अक्ष मानते हैं एक्स वाले को, और जब इसके नीचे की तरफ दिखाएंगे तो नीचे बेटा क्या है, वाई डैश है, यानी वेग इस बार हम नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, और जब वेग नीचे दिखा रहे हैं तो फिर ये वेग कैसा हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि वाई डैश की तरफ इसका मान है। तो बस यही पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा, समझ आ गया बेटा। जो पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ आपको डेली मिलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे, समझिए इसको, ये जो पढ़ा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु, अगर त्वरण शून्य है तो क्या है, वस्तु किस में होगी, क्या विराम में होगी, क्या समान वेग से चल रही होगी, और क्या असमान गति होगी या रुक जाएगी, बताइए जल्दी। क्या कह रहे हो, 10th का बी, हाँ बी तो लगाया है, देखो ये बी तो लगा है। 11th में यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु, त्वरण शून्य है तो वस्तु क्या होगी देख लेते हैं जरा, है ना। अगर त्वरण को शून्य कर देते हैं तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, जो त्वरण का शुरू में सूत्र लिखा था, ध्यान रखना। अगर इसको जीरो कर दूं तो v माइनस यू अपॉन टी, ये टी को इधर गुणे में ले आओगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और v माइनस यू को उठा के इधर ले आओ, यानी देखो u और v दोनों क्या है, सेम है, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों सेम है। और जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बिल्कुल सेम होगा तो वे किसी प्रकार का वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या है, समान वेग से चलेगा। किससे चलेगा, समान वेग से। अगर त्वरण को जीरो कर दिया जाए तो वस्तु समान वेग से चल रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में इसका वेग क्या होगा, कल ही इसका करवाया था मैंने, कन्वर्जन लिखा हुआ था, ठीक है, बताइए आंसर जल्दी से। चलिए देखते हैं, तो बेटा दिया किसमें है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, पूछ किस में रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी बड़ी वैल्यू से छोटे में जाते हैं यानी किलोमीटर से मीटर वाले में जा रहे होगे, है ना, तो क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे कैंसिल करोगे 2 और 5 × 2 10 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है यदि वेग दोगुना हो और समय समान हो तो दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी आंसर बताइए। चलिए 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 देखते हैं। तो हमने एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, वेग बराबर या चाल बराबर कर लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर बेटा हम समय को क्या कर दें, नियत रखें, समय बोला कि चेंज नहीं हो रहा, समान है, तो समय को अगर हम कांस्टेंट कर दें, इसको क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, नियत रख दें, तो चाल जो होगा वो अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, यानी जो भी परिवर्तन आप इसमें कर रहे होगे या दूरी में करो या चाल में, वो सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इसको दोगुना करोगे तो ये भी हो जाएगा, इसको करोगे तो ये भी हो जाएगा। क्या करना जा रहा है, यदि वेग को दोगुना करना है तो फिर समय को नियत रखें तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी भी दोगुनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, समय कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरह से करोगे इसको। बेटा 5/18 कहां से आया, प्रेम सिंह कवाल। बेटा ये मैंने कल आपको समझाया था, कल का एक बार नोट्स चेक करना जाके, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। कल का देखिए जो सेशन कल का जो उसको देखो, किसी वस्तु की चाल बढ़ रही है और दिशा स्थिर है, यह किसका उदाहरण है। क्या हो रहा है बेटा, चाल बढ़ रहा है और दिशा स्थिर है ना, बताइए जल्दी बताइए। चाल लगातार बढ़ रहा है और दिशा को हमने स्थिर कर दिया है, तो क्या हो रहा होगा वहां पे, डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि क्या है कि चाल बढ़ रही है, यानी जाहिर सी बात है कि एक ही समान वो क्या हो रहा है कि चाल आगे की जा रही होगी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी नहीं, यानी दिशा पे डिपेंड कर ही नहीं रही, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, दिशा को स्थिर कर दिया हमने, ठीक है, और चाल लगातार बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, जल्दी बेटा, त्वरण। क्या कहलाएगा, त्वरण। क्या कहलाएगा, त्वरण। त्वरण मतलब देखो इसने मंदन दिया हुआ है, मंदन दिया हुआ है ना, इसका मतलब इसलिए आप कह सकते हो सर त्वरण तो दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो देखो ऑप्शन समझो ध्यान से, ऑप्शन में इसने मंदन भी दे रखा है, यानी त्वरण का मतलब है धनात्मक और मंदन का मतलब है ऋणात्मक त्वरण, इसलिए इसने त्वरण दे रखा है और मंदन भी साथ में दे रखा है ताकि कंफ्यूज ना हो। तो क्या हो जाएगा, त्वरण आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक वस्तु वृत्त में समान चाल से चल रही है तो त्वरण क्या होगा, बताओ। बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो हमने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बढ़िया से समझा था इसको, ठीक है। बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूं, आप जल्दी बताओ। चलिए देखते हैं, कैसी गति हो रही है बच्चों, वृत्तीय गति हो रही है। कैसी गति हो रही है, वृत्तीय गति हो रही है। तो अगर वृत्तीय गति हो रही है और एक समान चाल से वस्तु चल रहा है, मान लेते हैं यहां पर है और एक समान चाल से चल रहा है ये, ठीक है, वस्तु ए, ठीक। तो अगर ये इसका चक्कर लगा रहा होगा तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा, जाओ ध्यान से, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है मैंने आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल। सूत्र मैंने बताया था F बराबर mv²/r, ठीक है। अगर F की जगह पे रख दो m × a, न्यूटन का दूसरा नियम याद रखो, दूसरे नियम का जो फॉर्मूला है क्या था, m × a, और इधर mv²/r, m से m काट तो क्या आ गया, त्वरण। क्या आ गया, त्वरण। तो अगर हम ध्यान दें कि अभिकेंद्र बल में या अभिकेंद्र बल जो लग रहा है ना, उसमें जो त्वरण की दिशा अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो वो त्वरण की दिशा किधर है,
बताओ ना, क्या ये त्रिज्या बदल रही है? अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या त्रिज्या बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v स्क्वायर के। यानी कि ये जो त्वरण है और वेग है, जो ये वेग, ये जो गति कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये त्वरण, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अभिकेंद्र बल पे। और अभिकेंद्र बल किस डायरेक्शन में होता है? सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र। बात समझ में? या तो डायरेक्ट इसको याद कर लो, या तो जो समझाया उसको समझ लो। ठीक है, चलो। यदि वस्तु का वेग समय के साथ समान दर से बदलता है, वस्तु का वेग क्या हो रहा है? समय के साथ समान दर से बदल रहा है, तो त्वरण कैसा होगा? बताइए। समान दर से बदल रहा है, समान दर का मतलब समझे? यानी dv अपॉन dt, जैसे मान dv1 अपॉन dt1 बराबर dv2 अपॉन dt2 और dv3 अपॉन dt3। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है ना कि अगर मान लो वेग 10 था और उस समय समय 2 था, ठीक है, और मान लो जब वेग 20 था उस समय मान लो 4 था, और मान लो जब वेग जो था 30 था उस समय मान लेते हैं 6 था, ठीक है, तो तीनों का अगर दर निकालेंगे ना तो सब बराबर ही आएगा। बात समझ रहे हो? बराबर ही आएगा, 5 ये 5 ये 5 ये, समझे? कुछ भी मान सकते हो आप वैल्यू, लेकिन दर इनकी समान आएगी, और दर समान आएगी तो त्वरण तो समान होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या हो जाएगा? त्वरण समान हो जाएगी। त्वरण का ही तो सूत्र है। ये हो गया a1 मान लो, ये हो गया a2, ये हो गया a3। समझ पाए? ये क्या हो जाएगा? a3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या होता है? फिर से वही क्वेश्चन है। दूरी और समय का ढाल, ढाल को मतलब हम डी, मैंने आपको बताया था डेल्टा वी और डीवी एक ही चीज है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा वी लिखूं या फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखूं, या फिर मैं इसी को डीवी अपॉन डी टी लिखूं, दोनों बस एक ही चीज है। इंटर में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, वही फॉर्मेट है। और ये क्या है? ए है त्वरण। ठीक है, ये हो गया त्वरण। ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। अब कह रहा है ढाल, तो ढाल को इस रूप में दिखाया जाता है। किसके ढाल की बात कर रहा है? दूरी और समय की बात कर रहा है। दूरी और समय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दूरी और समय। तो क्या दूरी और समय त्वरण होगा? नहीं होगा। अगर वेग और समय देता तो फिर त्वरण होता बच्चे, यहाँ ध्यान रखना है ना। तो हमें क्या समझना है? किसकी बात कर रहा है? दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस मान ले, एस मान लेते हैं, और समय क्या दिया है? dt। तो ds अपॉन dt, यानी दूरी या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग या चाल कहोगे। समझ गए? तो ये क्या कहलाएगा? दूरी और समय का ग्राफ हमेशा वेग हो जाएगा। इसको v लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेग या चाल। चाल दिया तो चाल लगाओ। समझ पाए? कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान रखना। अगर दूरी और समय की बात कर देगा तो फिर वो चाल को या वेग को प्रदर्शित करेगा। अगर चाल या यहाँ पे वेग लिख दे, यानी वेग मान लेते हैं, वेग और समय लिख दे कि वेग और समय का ग्राफ बताइए, तो वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा। लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, वेग समय का ग्राफ त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूरी और समय का ग्राफ चाल या वेग को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। समझ में आया? क्लियर? चलिए अब आते हैं आगे। एक वस्तु 0 से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक 10 सेकेंड में जाता है तो त्वरण बताइए। गति का पहला नियम, वेग वाला, ठीक है, मतलब मोशन का क्या है फॉर्मूला? v बराबर u प्लस at। देखो ध्यान से, 0 से 20 हो रहा है तो 0 मतलब प्रारंभिक वेग, और कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है, तो v की जगह 20 रख दो। इसके बाद 10 सेकंड टाइम लग रहा है तो a को a रख दिया त्वरण, और 10 सेकंड t की जगह रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। 0 का मतलब कुछ नहीं, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। त्वरण कितना हो गया? 2। त्वरण कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर सिंपल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलिए आगे देखते हैं। यदि वस्तु वापस प्रारंभिक बिंदु पर आती है तो विस्थापन क्या होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। मान लो यहां से प्रारंभ की, ऐसे घूम फिर के ये ऐसे गई, ऐसे आई, इधर से पूरा घूम लिया और वापस यहीं आ गई। ठीक है, क्या बिल्कुल विस्थापन इसका कितना होगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो त्वरण क्या होगा? वेग स्थिर है, त्वरण क्या होगा? वेग स्थिर है, त्वरण क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे त्वरण मतलब v माइनस यू अपॉन टी, और हम क्या कर रहे हैं? वेग को स्थिर रख दे रहे हैं। वेग को स्थिर रख रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि प्रारंभिक और अंतिम दोनों सेम है, तो v माइनस वी कर दो, ये हो जाएगा 0/t, और a कितना आ जाएगा? 0। त्वरण क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण 0 होगा, वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण होगा। समझे? यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा हो तो गति कैसी होगी? समान होगी, जाहिर सी बात है।
अगर कभी भी किसकी बात कर रहा है, दूरी और समय, पहली बात तो दूरी और समय किसको, वेग को रिप्रेजेंट करेगा, बात समझ में आ गया, वेग को दिखाएगा या चाल को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो दूरी, यहाँ मान लो समय, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सीधी रेखा में एक समान चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, समान, ये क्या है, चाल या वेग। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग और समय, वेग और समय किसको दिखाएगा, त्वरण को दिखाएगा। क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है, ध्यान से क्वेश्चन अच्छे से समझो, ये हो गई क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, ये रेखा कैसी है, क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल है यानी ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये वर्टिकल है और ये क्षैतिज है। जनरली जो भी ग्राफ दिखाया जाता है इसमें वेग को दिखाएंगे और इसको समय, समझ गए, ये त्वरण में। अब लाइन त्वरण कैसी भी हो, चाहे बीच से सीधी जाए या टेढ़ी होकर जाए, जैसा होगा वो अपने आप दिखेगा, लेकिन वेग और समय में बात कर रहा है तो ये जो क्षैतिज लाइन है वो किसको दिखाती है, वेग को दिखाती है। तो यहाँ पर अगर त्वरण समान है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इस तरह से, तो वेग क्या हो जाएगा, वेग और समय के ग्राफ में क्षैतिज रेखा किसको दिखाएगी, तो क्षैतिज रेखा जो है वो बेटा किसको दिखाएगी, क्षैतिज वाली रेखा ये है ना, ये क्षैतिज रेखा है, तो ये वेग को दिखाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समान वेग दिखा है, तो ये समान अनुमान से नहीं मतलब है, हमें जनरली वेग को दिखाएगी, ठीक है, किसको दिखाएगी, वेग को दिखाएगी। लेकिन अगर इस रेखा की बात की जाए, समझे, मान लो ये किसी एंगल पे है, इस रेखा की अगर बात की जाए, ठीक है, तो फिर ये त्वरण को दिखाती है, किसको दिखाएगी, त्वरण को। तो ये क्षैतिज रेखा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये सीधी परपेंडिकुलर वाली ऊर्ध्वाधर कहलाती है और इस तरह की रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है, ठीक है। क्षैतिज से कोण बनाती हुई रेखा अगर बोले तो भी त्वरण हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे अगर बोलेगा तो फिर वो वेग होगा, ठीक है। चलिए, यदि त्वरण ऋणात्मक है तो वस्तु क्या होगी, आप खुद बताइए मुझे। त्वरण को अगर ऋणात्मक कर दिया जाए तो वस्तु क्या होगी, क्या वो वस्तु तेज हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, चलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें, ऐसा कुछ बताइए, 4 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर त्वरण ऋणात्मक हो रहा है तो वस्तु हमेशा धीमी होगी, याद है कॉन्सेप्ट अभी समझाया था हमने कि जब भी त्वरण अगर घट रहा है ऋणात्मक होगा तो वस्तु धीमी होती है, त्वरण अगर बढ़ रहा है तो वस्तु तेज हो रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही होगी उसमें, लेकिन इस स्थिति में क्या है, ऋणात्मक है इसलिए धीमी होगी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो शीर्ष पर वेग क्या होगा, सबको पता है, ये बच्चे को आंसर पता है। अगर वस्तु को ऊपर फेंको तो अधिकतम बिंदु पर वेग कितना होगा, अधिकतम बिंदु जब ऊपर जाएगी वो तो वेग 0 होगा, और 0 होगा तभी वो नीचे आएगी, समझ गए। तो अधिकतम वेग कितना होता है ऊपर फेंकने पे, 0 होता है। विस्थापन अधिकतम कब होता है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या सीधी रेखा में, क्या वृत्तीय गति में, क्या विराम में, क्या असमान में। विराम मतलब यहीं पर है, ये विराम हो गया, तो क्या यहाँ पे विस्थापन अधिकतम है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे विस्थापन अधिकतम है, नहीं है। अब आगे जरा देख लेते हैं, कह रहा वृत्तीय गति में, मान लो यहाँ पे है, यहाँ से वापस यहाँ आ गया, तो ये बी पॉइंट, ये मान लो, क्या यहाँ पे विस्थापन अधिकतम है, नहीं है। असमान गति में, असमान हम ऐसे भी तो मान सकते हैं, ये कोई असमान है क्या, मान लो इस पॉइंट पे आ गए, क्या इन दोनों के बीच की दूरी अधिकतम है, नहीं। लेकिन रेखीय गति अगर होगा तो इस पॉइंट से ये चलेगा और सीधी रेखा में चल जाएगा, यहाँ पहुंच गया, तो इसके बीच में अधिकतम दूरी तो होगी, समझ गए। तो कभी भी सीधी रेखा में कभी भी अगर विस्थापन होता है तो वो अधिकतम होगा, बाकी किसी में भी न्यूनतम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधी रेखा, ठीक। चलिए, यदि चाल स्थिर और दिशा बदलती रहे तो वेग क्या होगा, चाल स्थिर है, दिशा बदल रही है, वेग क्या होगा बताइए। चाल स्थिर और दिशा बदलेगी तो वेग बदलता जाएगा, ठीक है। चाल मैं चल रहा हूं मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, और दिशा में लगातार बदल रहा हूं, ये यहाँ से पहले मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, क्योंकि दिशा तो बदल रहा है। तो देखो क्या ये समान वेग है, क्या वेग समान है, नहीं है, क्योंकि दिशाएं बदल रही है, और क्योंकि वेग दिशा पे डिपेंड करता है इसलिए बदलेगा, तो बी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर प्रति आवर के बराबर होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है किससे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो मैंने बताया था भैया जो भी है 5, उसमें 5/18 का क्या कर दोगे, अच्छा किलोमीटर पर आवर है तो 18/5 का गुणा करो, 18/5 काट दो इसको, 3.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3.6 किलोमीटर पर आवर, दिया है, ये है आंसर, है सिंपल, ठीक है। कोई समस्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वेग और त्वरण विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, वेग अलग दिशा में है, त्वरण अलग दिशा में है, तो क्या हो रहा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा, जाहिर सी बात है। अगर वेग साइकिल चला रहे हो आगे की तरफ, ब्रेक लगाओगे, त्वरण पीछे की तरफ जाएगा, मंदन होगा, उसका स्पीड कम होगी, स्लो होगी, और ऐसे त्वरण को ही ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, चाल घटेगी, जाहिर सी बात है, विपरीत दिशा में है ना, वेग की विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो चाल को घटाएगा, मंदन कर देगा, ध्यान रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आपका फिजिक्स समाप्त होता है, फिजिक्स को आप टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो, रिवीजन करते रहना, समझ में आ गया। चलिए देखिए,
वेग समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग और समय का, अभी अभी जस्ट मैंने इधर साइड में लिखा हुआ था कि वेग और समय की बात कर ले तो उसका ग्राफ हमेशा त्वरण को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? त्वरण को दिखाता है। समझे? तो यहां पर आपका फिजिक्स जो है वो समाप्त होता है। समझ में आ गया? जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है उन सभी चीजों को आपको बताने की, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप इससे प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको कोई समस्या हो रही है, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हो कि सर ये प्रश्न हमें नहीं आया है, ये इस टॉपिक में अभी हमको समस्या है, हमें बता दीजिए, बट वो मेजोरिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, अभी किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स में हो चुके हैं, ठीक है, तो सुन लो बेटा। फिजिक्स में पहला चैप्टर अगर हम बात करें, अलग अलग यूनिट के बेसिस पे हम बात करें, तो लाइट हो चुका है। लाइट मैंने दर्पण में ही बताया था। मिरर हो चुका है, लेंस हो चुका है, ठीक है, ह्यूमन आई हो चुका है, और आपका साउंड हो चुका है, हीट हो चुका है, और इसी चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था उसी में आपको मैंने मेजरमेंट भी बताया था। ये मसला है, हीट हो गया, हीट के बाद ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन के बाद मोशन, ठीक है, और क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और यूनिट एंड मेजरमेंट। ये हमारे टॉपिक हैं फिजिक्स के, और ये हमारे कंप्लीट हो गए। बोल रहा हूं फिर से, देखो, फिजिक्स में लाइट, मिरर, लेंस, ह्यूमन आई, साउंड, हीट, ग्रेविटेशन, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है बेटा, हिंदी है तो है। लाइट मतलब प्रकाश, मिरर मतलब दर्पण, लेंस मतलब लेंस ही होता है, ह्यूमन आई मतलब मनुष्य की आंखें, हमारी आंख जो हो गई, साउंड का मतलब ध्वनि, हीट का मतलब ऊष्मा, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, मोशन का मतलब जो गति हो गई, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हो गया विद्युत, यूनिट एंड मेजरमेंट होता है मात्रक और जो इकाइयां होती हैं। समझ में? कोई समस्या पूछिए अगर समस्या हो तो। बेटा 30 क्वेश्चन अभी अभी समझा दिया, अब क्या समझना, अपना क्वेश्चन बोलो तुम, उसको हम समझा दें। तुम्हारी पर्सनल समस्या है तो उसको भी दूर किया जाए। हाँ सही कह रहे हो, वेरी गुड। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैप्टर लिखो, पावर, वर्क, एनर्जी, ये भी चैप्टर हो चुका है। और याद दिला दो बेटा, कोई छूट रहा है बस ना? ठीक है, ये सारे चैप्टर हमारे। अच्छा, इसको भी हिंदी में बोल दें तो हिंदी में सुन लो इसको बोलते हैं शक्ति, कार्य, ऊर्जा, ठीक है। इतने चैप्टर जो हैं हमारे फिजिक्स में कंप्लीट हो गए। यही चैप्टर पूछे जाते हैं, समझे? यही चैप्टर आते हैं, ठीक है। फिजिक्स में अच्छे से एक बार रिवाइज करो, तगड़ा रिवीजन करो बढ़िया से, और जिस भी किताब से पढ़ रहे हो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत उसका, ठीक है। कहाँ जाएगा क्वेश्चन? यहीं से आएगा, ठीक। उसके बाद कल हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तगड़े से पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पहले समझेंगे अच्छे से। समझा गया? कोई समस्या, कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो फिर आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक समाप्त होता है, फिजिक्स ही समाप्त होती है आज के बाद, ठीक है। कल हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और कल का बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, एक एक पॉइंट समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस लाइफ के लिए भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।